पतितां जो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में आपका स्वागत है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? यस प्रभु। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के सत्र में। कल हमने वर्ण विचार पे चर्चा प्रारंभ की, तो उसका थोड़ा पूर्वावलोकन करते हैं और फिर आज के सत्र में इस विषय पर और भी विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं कल प्रारंभ में समझा रहा था कि संस्कृत भाषा में किस वर्ण से शब्द अंत होता है, ये जानना जरूरी होता है। तो कोई एक या दो लाइंस में बताएगा कि क्या जरूरत है संस्कृत में कि आपको अंतिम वर्ण पता होना चाहिए शब्द का। हाँ, बहुत कुछ विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझे हो तो उसको दो तीन लाइन में बता दीजिए कि क्यों ऐसे है कि अंतिम वर्ण और उसके हिसाब से क्या शब्द हलंत है कि अजंत है, ये जानना महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा में क्यों होता है। ये हम लोग देखते हैं अन्य भाषा में ऐसे जरूरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा जरूरी हो जाता है ये। तो कोई बता पाएगा इसका क्या कारण है? महत सेवा प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे प्रभु जी कृष्ण। उसको क्या किस वर्ण से अंत हो रहा है, जैसे अकारांत है या अकारांत है या इकारांत है उकारांत है, उसके हिसाब से उसकी विभक्ति यानी कि वो करता है या कर्म है उस शब्द में, जब वो शब्द में प्रयोग होगा विभक्ति में, तो ये पता चलेगा कि वो करता है, कर्म है, करण है या संप्रदान है। तो एक्शन जो है वो वर्ड के साथ ही इन्फ्यूज्ड है, जो आप बता रहे थे। जैसे आप बोल रहे थे कि बाई बाई एरो, तो राम हैज किल्ड रावणा बाई एरो। तो ये बाई जो है और एरो जो है वो संस्कृत में एक साथ मिल जाएगा और एक साथ मिलके वो शब्द बनेगा। जैसे बाणेना आपने बताया, बाणेना, तो बाणेना से पता चल जाएगा कि बाण से मारा जा रहा है। और इसमें किस किस वर्ण से अंत हो रहा है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से वो अकारांत है, इकारांत है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इसके हिसाब से उसकी विभक्ति बदल जाएगी। जैसे चतुर्थी में आपने बताया कि और राम के लिए और सीता के लिए, तो आपने बताया कि वो अलग है, राम आए जो भी है एग्जैक्टली, तो वो अलग है। तो उससे इसलिए वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अपने को उससे ही पता चल जाएगा कि उनका लिंग क्या है और उसका प्रयोग क्यों हो रहा है वाक्य में, उससे क्या अर्थ निकल रहा है। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर कर जाएगा। तो बराबर है। बहुत ही महत्वपूर्ण।
ठीक है, ओके, सही है। तो अंतिम वर्ण के हिसाब से उसका शब्द रूप जो है वो निर्धारित होगा। हाँ, अगर अंतिम वर्ण अकारांत है तो अगर मुझे राम का कहना है तो रामस से बनेगा। लेकिन अंतिम शब्द अगर अंतिम वर्ण अगर आकारांत है तो सीता याह होगा। और अंतिम शब्द अगर अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है तो जैसे भवत, भवत का भवतः होगा, जब भगवत है तो भगवतः होगा। हाँ, तो सही है। शब्द रूप निर्धारित हो जाता है अंतिम वर्ण पर, तो इसलिए उसको जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा। वर्ण किसे कहते हैं? हाँ, वर्ण की साधारण परिभाषा क्या होगी, कोई बताना चाहे? वर्ण किसे कहेंगे? रामकृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल आपने बताया कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ साउंड उसको वर्ण कहा जाएगा। एग्जैक्टली, सही बात है। तो ध्वनि की जो मूलभूत न्यूनतम यूनिट है, इकाई है, उसको वर्ण कहते हैं संस्कृत भाषा में। सही बात है। हाँ, तो जो वर्ण है या अक्षर है, इसका शास्त्र शिक्षा शास्त्र होता है। तो जब संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में कौन से दो मूलभूत वर्ण हैं, कोई बताना चाहे? कौन से दो मूलभूत वर्ण है संस्कृत में? क्या प्रकार क्या है वर्णों के? स्वर और व्यंजन। नहीं नहीं, ऐसे मत बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ, तो निताई, निताई आप बताएंगे स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है? बताएं। प्रभु जी, कल आपने स्वर बताया था कि उसको हम लोग इंडिपेंडेंटली मतलब प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसको कोई माध्यम नहीं लगता प्रोनाउंस करने का, जबकि हम व्यंजन को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो व्यंजन को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं फिर, अगर करना है तो? इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते तो फिर कैसे कर सकते हैं कि उसको कर ही नहीं सकते फिर? प्रभु जी, अगर जैसे क हलंत है तो उसमें अ मिला के अ मिला देंगे तो फिर वो क हो जाएगा, मतलब फिर प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको। एग्जैक्टली, सही बात है, एकदम अच्छे। हाँ, तो जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं, स्वयं राजते इति स्वरः। हाँ, स्वयं राजते, अपने आप में वो प्रकाशित है, अपने आप में स्वतंत्र है, राजते। हाँ, तो इसलिए स्वर को आप उच्चार कर सकते हो। अ आ ई, इसको बोलने में कोई हर्ज नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन वही व्यंजन वो होता है जो या तो स्वर की सहायता आगे लेनी पड़े या पीछे लेनी पड़े, तभी उसको मुख से निकाला जा सकता है। नहीं तो वो मुख में उस स्थान में ही अटक जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो जब आप कुछ स्वर मिलाते हो, जैसे ककार में अकार मिला दिया तो क, अभी आप बोल पाए। या ककार में इकार मिला दिया की, कु, कु, कृ, कृ, ऐसे, इस प्रकार से। तो स्वर को मिलाने से जो व्यंजन है वो बोले जा सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे व्यंजन सब्जी की तरह है, तो सब्जी को या तो चपाती हो या तो दाल, क्या कहते हैं, चावल है, इसके साथ ही खाया जाता है। तो वैसे ही जो व्यंजन है उसके लिए जरूरत है कि आप स्वर जो है उसके साथ मिलाएं। ठीक है। तो जो संस्कृत भाषा में दो प्रकार के वर्ण है, वर्ण है वो है स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो कुल मिला के 13 प्रकार के स्वर है और 33 व्यंजन है, इसकी हमने कल चर्चा की। तो आगे आज इसके ऊपर फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तन्मय, मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा, तन्मय, प्रशांत, कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट? ओके, जस्ट अ मिनट।
ओके, सो तो ये स्क्रीन संस्कृत वर्णमाला आप देख पा रहे? यस ब्रो। ओके, तो देखिए इस संस्कृत वर्णमाला में उत्पत्ति स्थान यानी वर्ण, आपके मुख में वो वर्ण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये यहाँ पर पहले कॉलम में ये दिया गया है। उसके पश्चात उस उत्पत्ति स्थान के कारण वर्ण का क्या नाम बनता है ये बताया है। फिर वर्गीय व्यंजन कल बता रहा था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फिर अवर्गीय व्यंजन और फिर अंत में स्वर। इस प्रकार से संस्कृत की ये वर्णमाला जो है वो दी गई। देखिए इस वर्णमाला को मातृका पाठ भी कहते हैं। हाँ? मातृका, मातृका पाठ, ठीक है। तो मातृका आप जानते हो, मदर। हाँ? तो जैसे कोई व्यक्ति माता से भाषा सीखता है, हाँ? तो वैसे ये पाठ जो है वर्णमाला का, तो ये पाठ पहले से काफी प्रसिद्ध है। हाँ? ये पाठ जो है, वर्ण क्रम है, अक्षर है, ये भगवान से ही आते हैं। जब पाणिनि को माहेश्वर यानी शिव जी के द्वारा जब वर्णमाला मिली तो वो ये पाठ नहीं था। ये पाठ जो है पहले से विद्यमान था, पाणिनि के पहले से। अब पारंपरिक शैली में ऐसे ही पढ़ा जाता है, लेकिन जब पाणिनि को 14 सूत्र प्राप्त हुए तो बहुत अलग तरह से उनको ये स्वर और व्यंजन प्राप्त हुए। तो कैसे हुए वो? तो 14 सूत्र शिवजी ने पाणिनि को जब दिए तो वो कुछ इस प्रकार से थे। मैं आपको जो माहेश्वर सूत्र है वो दिखाता हूं। देखिए ये माहेश्वर सूत्र है। हाँ? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जाल। ये एक नंदिकेश्वर की कारिका है ये। तो क्या बोल रही है? कारिका मतलब एक श्लोक जो कि कुछ एक्सप्लेन करता है। हाँ? तो नंदिकेश्वर के द्वारा ये कारिका बोली गई है। तो ये बता रहे कि कैसे यहाँ पर पाणिनि को ये जो शिव सूत्र है वो प्राप्त हुआ। तो जब पाणिनि ने शिव जी की तपस्या की तो तपस्या के द्वारा शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने नृत्य किया। हाँ? पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर नृत्य किया और उस नृत्य के अंत में नृत्तावसाने, हाँ ये वसाने होना चाहिए, वासाने थोड़ा गलती से है, अवसान मतलब अंत। नृत्तावसाने, नृत्य के अंत में जो शिवजी है नटराज राजो, हाँ शिवजी को नटराज राज कहते हैं, बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उन्होंने अपना ढक्का जो है, डमरू, डमरू को ढक्का कहते हैं, ढक्का को उन्होंने ननाद बजाया। कितने बार? नव पंचवारम, 9 और 5 बार बजाया, मतलब 14 बार। 9 + 5 14। हाँ? तो 14 बार बजा के जब हर बार बजाया, 14 बार बजाया ना, तो हर एक बार एक एक सूत्र बाहर निकला। तो वो सूत्र जो है ये नीचे दिए हैं, 14 सूत्र। देखिए 1 से लेके यहाँ पर 14 तक। तो ये जो सूत्र है, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत, ये सनकादि सिद्धों की भी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए इस प्रकार से शिवसूत्र जाल, मतलब ये शिवसूत्र प्राप्त हुए। तो इसका हम अभी अध्ययन करते हैं, ये तद विमर्शे ऐसे बोला जा रहा है। तो क्या है ये सूत्र? देखिए अयि उण ऋलक ए ओंग ऐ औच हय वरट लं न्यमंगणनम झभई घड़धश जबगड़दश खफ छठ त चटतौ कपय शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। देखिए ये 14 सूत्र प्राप्त हुए। हाँ,
इन 14 सूत्रों में समस्त व्याकरण है, सारा का सारा। आप बोलोगे क्या, हमको तो कुछ दिख नहीं रहा, इसमें संधि कहाँ है, हाँ इसमें समास कहाँ है। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी का विषय है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बताना चाहता हूँ कि इन सारों में आप देखोगे तो ये अंतिम वर्ण जो है इसको देखना नहीं है, वो इसको निग्लेक्ट कर दीजिए। जो अंतिम है ना, इसको इत संज्ञा कहते हैं, इत। आप में से जो भी आगे लघु सिद्धांत कौमुदी आदि सीखना चाहेंगे तो उनके लिए ये जानना, याद रखना महत्वपूर्ण होगा। इत संज्ञा कहते हैं इसको, इत लेटर। तो ये जो अंतिम वर्ण है इसको नहीं देखना है, इसको छोड़ दीजिए। तो उसको छोड़ के जो पहले उसके वर्ण है ना, उसमें सारे स्वर और सारे व्यंजन श्री भगवान शिव जी ने पाणिनि को दिए और उसके साथ साथ समग्र व्याकरण का ज्ञान भी दिया। तो लिटरली देखा जाए तो वो शिव जी ने क्या दिया है, उनको वर्णमाला ही दी है केवल। लेकिन वो वर्णमाला इस प्रकार से दी है कि उससे समग्र व्याकरण एक्सप्लेन किया जा सकता है। बड़ी विशेष संरचना है इन सारे वर्णों की। जैसे आप देखोगे तो ये जो ह य व र है या ल है, न्यमंगणनम है, ये सारे एक प्रकार से बद्ध है। जैसे अगर आप न्यमंगणनम ये देखोगे तो इसमें 5 लेटर जो है सारे के सारे हर एक वर्ग के अनुनासिक है, अंतिम 5। मातृका पाठ में ये जो 5 दिख रहे हैं ना अंतिम, ये वाले, तो ये जो है यहाँ पे इस सूत्र में आ गए, न्यमंगणनम। समझ रहे? उसी प्रकार से आप देखोगे जब गड़ दश है, तो ये सारे के सारे तीसरे नंबर के व्यंजन आ गए, वर्गीय व्यंजन में तीसरे। जैसे च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द, तो सारे तीसरे वाले यहाँ पे इस सूत्र में आ गए। वैसे ये दूसरे वाले आ गए, ये पहले वाले आ गए, ये सारे के सारे आपके जो उष्माण है वो आ गए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या किया है, इसको लेके पाणिनि ने सेट बना दिए। ऐसे सेट बना दिए कि उस सेट के द्वारा उन्होंने सारा व्याकरण एक्सप्लेन कर दिया। तो सेट मतलब क्या, अगर मैं कहता हूं कि जैसे अच, अच देखिए, अ यहां से प्रारंभ हो रहा है और च ये अंतिम, तो आप अ से लेके च देखोगे अच, तो इस अच में सारे के सारे स्वर आ गए, अ ई उ र ल ए ओ ऐ औ। अ के साथ आ भी है क्योंकि वो उसी का दीर्घ है, ई के साथ ई भी है, उ के साथ उ है, र के साथ र है, तो ये सारे के सारे अच है। इसीलिए पाणिनीय भाषा में व्याकरण में स्वर को अच कहते हैं। आपने सुना होगा अच, मैं कल भी बता रहा था, अजंत, जिसके अंत में अच है, जिस शब्द के अंत में अच है, स्वर है, उसको अजंत कहते हैं। तो ये कहां से आया अच, पाणिनि ने क्यों नाम दिया ऐसा अच करके, तो वो इसलिए दिया क्योंकि आप इन सूत्रों में देखो अच जो है वो यहां से लेके यहां तक होता है और इसमें सारे स्वर आ गए। ये अंतिम लेटर को नहीं देखना है, ये केवल एक इत संज्ञक है, मतलब ये कोई डिनोट करने के लिए है, दिखाने के लिए है, केवल सेट बनने के लिए है, इसको काउंट नहीं करना है। तो जब मैं अच कहता हूं तो क्या क्या आया देखिए, अ ई उ र ल ए ओ ऐ और औ, इतने आ गए। तो ये क्या है, ये सारे स्वर है, स्वर है। जहां पे अ बोलते हैं तो उसके साथ उसका दीर्घ भी आ गया, आ, ई के साथ ई भी आ गया, तो ये सारे स्वर, इसलिए स्वरों को अच कहा जाता है। तो आपको याद नहीं करना है ये, मैं आपको सिर्फ अच क्यों
कहते हैं बता रहा हूँ, और पाणिनि का किस प्रकार से वर्णमाला है ये बता रहा हूँ। तो ये जो है इस सारे सेट्स को याद करना वगैरह ये लघु सिद्धांत कौमुदी का विषय है। वहां उस वक्त ये सेट याद करते हैं, उसको प्रत्याहार बोलते हैं, सेट्स जो अलग अलग सेट होते हैं उसको। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि कैसे ये नाम पड़ा। वैसे ही ये देखिए ह से लेके आप ल तक चलिए, हल, तो इसमें सारे के सारे व्यंजन आ गए। अगर आप देखोगे तो इन 10 सूत्रों में सारे व्यंजन आ जाते हैं, सबके सब व्यंजन आएंगे। ये अनुनासिक आ गया, ये जो है चौथे वाले आ गए सारे, झश में झश, झ से लेके श, झ भ घ ढ ध, तो ये सारे के सारे चौथे व्यंजन आ गए। ये पांचवे आ गए, ये तीसरे आ गए, ये दूसरे आ गए, ये क प जो है और ये चटत, ये दोनों मिला के पहले आ गए। फिर श श स ह में सारे उष्माना आ गए, यहाँ पे ऊपर सारे अंतस्थ आ गए। ऐसे करके समस्त व्यंजन 33 व्यंजन जो है इसमें पूरे हो जाते हैं। तो हल, इसलिए यहाँ शुरू हुआ यहाँ अंत हुआ, इसको कहते हैं हल। इसलिए पाणिनि की भाषा में आप देखोगे स्वर जो है उसको क्या कहा जाता है, अच, और व्यंजन जो है, जो जनरल नाम है स्वर और व्यंजन, उसको पाणिनि की भाषा में हल कहते हैं, हल। क्योंकि हल मतलब देखिए यहां से आ रहा है, हल मतलब इसमें से कोई भी व्यंजन हो उसको हल कहते हैं, कोई भी स्वर हो उसको अच कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है पाणिनि को माहेश्वर सूत्र से मिला हुआ पाठ है। लेकिन हम लोग जो पढ़े पहले, ये मात्र का पाठ है। मात्र का पाठ मतलब जनरल पाणिनि के पहले से भी ये विद्यमान था, इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, सीखा जाता है। हम लोग भी हमारी प्रादेशिक भाषा में हो या संस्कृत में इसी प्रकार से सीखे हैं वर्णमाला को, अ आ ई ऐसे करके। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। तो ये जो संस्कृत वर्णमाला है, इसमें जैसे कि मैं बता रहा था, व्यंजन जो है यहाँ पे ये वर्गीय व्यंजन कहे गए हैं, ये 4 जो है अंतस्थ कहे हैं, और ये 4 जो है उष्माणक है, और यहाँ पर स्वर है। ठीक है, तो हर एक का स्थान दिया है। देखिए कंठ, तो आप कहोगे हर वर्ण तो कंठ से ही उत्पन्न होता है ना। हाँ होता है, लेकिन कंठ करके एक विशेष स्थान है हमारे मुख में। तो वो स्थान क्या है, देखिए यहाँ पर। यहाँ पर ये जो डायग्राम है आपको दर्शा रही है, अंग्रेजी में है ये डॉक्यूमेंट, मैं आपको शेयर करूंगा, आप में से जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको देख सकते। तो ये जो पहला नंबर दिख रहा है ना, ये कंठ है ये। हाँ, तो यहाँ पर हमारे मुख में एकदम अंतिम, एकदम जहाँ पे जिह्वा का मूल है वो भाग कंठ है, वहां से ये क आदि वर्ण उत्पन्न होते हैं। आप जब कहते हो क, हाँ, तो आप देखोगे कि आप आपके गले के एकदम पीछे, मुख के एकदम पीछे वाले भाग में अनुभव कर सकते हो कि वहां से ये उत्पन्न हो रहा है। क, ख, ग, घ, न। हाँ, तो जो वाइब्रेट होने वाला भाग है वो यहाँ पर है पीछे, एकदम जिह्वा के मूल में पीछे। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, अंग्रेजी में इसको गटरल कहते हैं, कंठ्य। तो इसमें ये कैसे उत्पन्न होते हैं, हमारी जिह्वा का पीछे वाला भाग, बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट। ये जो हम अगर जिह्वा पीछे लगाएंगे हमारे मुख में, तो एक बड़ा कोमल भाग हमारे जिह्वा को स्पर्श करेगा। तो उसको तालु कहते हैं, एकदम मृदु भाग होता है। तो जिह्वा के पीछे का भाग, उस कोमल भाग को लग के ये वर्ण उच्चारण किए जाते हैं, क, ख, ग आदि। तो इसलिए इनको कंठ्य कहते हैं। कंठ्य, ये जो पहला है ना, क, ख, ग, घ, ङ, ये जो भी है ङ, ऐसे, तो ये सारे वैसे उत्पन्न होते हैं। वैसे ही हकार भी, ह भी वैसे ही उत्पन्न होता है।
और आ भी वैसे ही उत्पन्न होता है। आगे बढ़ेंगे तो तालव्य, तालु जो है वो, तो ये दूसरे वर्ग के वर्ण तालव्य से बोले गए हैं। तो कैसे है तालव्य? पैलेटल कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये वर्ण उत्पन्न होते हैं आपकी जिह्वा का जो मध्य भाग है, रूट नहीं जिह्वा का, पीछे का भाग नहीं, मध्य भाग, ये जो है ऊपर हमारे मुख के तालु भाग को लग के जब वर्ण उत्पन्न होते हैं तो उसको तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे अगर आप च बोलते हो तो च च, तो मुख में का जो जिह्वा है, जिह्वा का मिडल मध्य भाग वो हमारे तालु को लगता है। तालु पीछे होता है, देखिए एकदम सेंटर में नहीं, जिह्वा के सेंटर में ऊपर वो तो मूर्धा हो गया। तालु यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर नहीं होता है, थोड़ा पीछे होता है उसका। तो जब हम बोलते हैं च च, तो आप देखिए वो जो जिह्वा का मिडल पोर्शन है वो वहां पे लग के उच्चारण होता है। च, छ, ज, झ, ञ, 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 और ई, ये भी वैसे ही उच्चारण होते हैं ऐसे। तो इन सारे वर्णों को तालव्य कहा गया, क्योंकि तालु, जिह्वा का मध्य भाग तालु को स्पर्श करके ये बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं मूर्धन्य। ये यहाँ पर देखिए एकदम मुख के ऑलमोस्ट मिडल इसमें आते, और हमारी जिह्वा का जो अगला भाग है, अग्रभाग, ये जो अग्रभाग है वो ऊपर टच करके ये जो साउंड है, ध्वनि है, वो उत्पन्न होता है। जैसे ट, आप ट बोलते हो तो अनुभव कर सकते हो, ट ट, तो जिह्वा ऐसी होती है रिट्रोफ्लेक्स पोजीशन में ऐसी, और जिह्वा जो है ऊपर मूर्धा को स्पर्श करके ट ऐसा वर्ण होता है। ट ट, जैसे आप चकलिंग साउंड भी करते हो ना कभी ऐसे, तो वो वैसा ही है वो। ट, ठ, ड, ढ, अण, सेरेब्रल, ये जो जिह्वा का अग्रभाग है, टिप ऑफ द टंग, और वो लगता कहां पर है? ये हमारा जो हार्ड पैलेट है, मतलब तालु का जो कठिन भाग है, मूर्धा कहते हैं उसको लग के ये शब्द, ये वर्ण बोले जाते हैं, मूर्धन्य। तो ये बड़ा सरल है, आपको जिह्वा को ऐसे ऐसे पोजीशन में रखना है ऐसे, और फिर ऊपर टच करते हुए बोलना है, एकदम आराम से आएगा। ट ट ट, वैसे ण, तब फिर वो न नहीं होगा, ण आएगा, ण ण, जैसे बाण, बाण अण होता है, वो न नहीं होता। न में तो दांत के पीछे लगते हैं हमारी जिह्वा, लेकिन जो ण है उसमें जिह्वा ऐसे रिट्रोफ्लेक्स पोजीशन में जाती है, सेमी सर्कुलर, और फिर ऊपर टच करती है, जो कि ये पोजीशन दिखाई है लाइक दैट। तो ये आपको कुछ दिग्दर्शन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एकदम आपको शिक्षा शास्त्र में कल भी बता रहा था, एकदम परफेक्ट करना है उसको, तो फिर आपने एकदम पर्सनली उसको करेक्ट कर लेना चाहिए किसी के पास से, शिक्षक से एकदम निजी रूप से उसको प्रैक्टिस करके फिर ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझ रहे हो कि साउंड कहाँ पे और क्या टच करके आ रहा है। फिर चौथा है डेंटल, दंत्य। देखिए दंत, ये उत्पत्ति स्थान है उसका, और दंत्य वर्ण को कहा गया है। तो ये भी आसान है, आप जब त बोलते हो त, तो अनुभव करोगे कि आपकी जिह्वा का अग्रभाग दांत के पीछे लग रहा है। त त त, थ, द, ध, न, एकदम सीधे दिखता है। टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द टंग, जिह्वा का अग्रभाग अगेंस्ट द टॉप फ्रंट टीथ, ऊपर ऊपर वाले दांत के पीछे लग रहा है। दांत के मतलब उसमें भी वो दांत के ऊपर जो मांसल भाग होता है, द फ्लैशी पोर्शन बिहाइंड द टीथ, वहां पे लगता है एक्चुअली। इसलिए किसी के दांत भी गिर गए तो वो त बोल पाता है। दांत भी गिर गए मानो सारे के सारे, तो भी वो त बोल पाता है, क्योंकि वो जिह्वा ऊपर लगती है मांसल भाग पर, फ्लैशी पोर्शन पर। तो त, थ,
द, ध, न, न बोल पाता है ऐसे। तो ये हो गए दंत्य, और अंतिम हो गए ओष्ठ्य, जो होठों से बोले जाते हैं, दोनों होठों को टच करके बोला जाता है। हाँ, देखिए यहाँ पर पोजीशन दिखाई गई है पांचवी, प, प, प ऐसे बोला जाता है। देखिए ये फारसी की तरह नहीं है, फ या प ऐसे थोड़ा वो बगैर टच करके बोल देते हैं, वैसा नहीं है। ये एकदम दोनों जो ओष्ठ है उसको टच करके बोला जाता है। प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से। तो ये जो है दोनों होठों को टच करके ही बोले जा सकते हैं। अगर आपका होठ कट जाए मानिए, और वो दोनों स्पर्श नहीं कर पाएंगे, तो ये उच्चारण नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारे संस्कृत कवियों का इतना ज्ञान है हर एक चीज का, कि एक संस्कृत का कवि है, दश कुमार चरितम नाम का काव्य लिखा है उसने। तो उसमें एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि वो जो राजकुमार है उसका होठ कट जाता है। तो वो होठ कटने की वजह से वो ओष्ठ्य वर्ण बोल नहीं पाता है। तो कवि ने अगले कुछ पन्ने, जब तक कि उसके फटे हुए होठ ठीक नहीं होते हैं, तो उस कुमार के मुख में प वर्ग के कोई वर्ण डाले नहीं है, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा। देखिए उस कवि को इतना ज्ञान है कि ओष्ठ्य वर्ग के वर्ण प आदि, प, फ, ब, वो बोल नहीं पाएगा ना। तो इसलिए उसके होठ ठीक होने तक एक भी प वर्ण नहीं आता है उसके मुख से, प वर्ग का वर्ण। ऐसे ये बात है। तो जो भी हो, मुद्दा ये है यहाँ पर कि कैसे ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य आदि से ये जो है बोले जाते हैं। तो इसमें जो खास करके अनुनासिक है, इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अनुनासिक जो है वो हो सकता है उच्चारण में थोड़ी कठिनाई हो। हाँ, जैसे ये न है। हाँ, तो कंठ और पांचवा जो है नासिका, ये दोनों को मिला के बोला जाता है। पांचवा जो है ना अनुनासिक है, तो उसमें नाक भी होता है, मतलब वो नेजल होता है। हाँ, तो ये स्थान तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ नाक जो है उसका भी उपयोग होता है, नेजल। हाँ, तो कंठ और नासिका न, तालु और नासिका ञ, मूर्धा और नासिका ण, दंत और नासिका न, और होठ और नासिका म, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे ये जो है बोले जाते हैं। तो इसमें अंतस्थ भी उसी प्रकार से तालु को स्पर्श करते हुए य बोला जाता है, मूर्धा को स्पर्श करते हुए र बोला जाता है, दंत को स्पर्श करते हुए ल बोला जाता है, और दंत तथा ओष्ठ को लेते हुए व बोला जाता है। देखिए ये टेक्निकल शिक्षा शास्त्र है, ये आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं। इसको व्याकरण में इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, संधि आदि के वक्त इसका जरूरत पड़ती है। बाकी ये उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को ये कठिन लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, ये खास करके उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण का विषय है नहीं, ये शिक्षा शास्त्र है, लेकिन आपको पता रहे कि कौन सा वर्ण कहाँ से आता है, इसलिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, अभी उष्माण, ये जो वर्ण है, ये देखिए कंठ से हकार जो है ह आप बोलते हो तो क के जैसा ही ये बोला जाता है। तालव्य श है, ये श, श आप देखोगे तो आपके जिह्वा का मध्य भाग तालु को लगता है, श। ये जो श है, श, जैसे आप ट बोलते हो वैसे आपने ये श बोलना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कई लोग बोल नहीं पाते हैं। हाँ, तो जैसे आप ट बोलते हो, जैसे आपकी जिह्वा ट के वक्त ऐसी पोजीशन में रहती है, हाँ, और आपके जिह्वा का अग्रभाग ऊपर टच करता है ट, वैसे ही आपको श बोलना है, श, श, श। हाँ, जिह्वा ऐसी हो जाती है उसमें आपके मुख में, श, श, श।
और ये उष्मान बोलते हुए काफी सारी गर्म हवा मुख से निकलती है, इसलिए भी उसको उष्माण बोलते, ऊष्मा निकलते हैं। क बोलते वक्त कितनी गर्म हवा निकलती है, और ह बोलते हुए देखिए, ह बोलते हुए काफी ज्यादा, ह ह ह बोलते तो उच्छ्वास है काफी, तो वैसे ही श बोलते हुए, वैसे ही श बोलते हुए, और अंत में स बोलते हुए, तो ऐसे ये उष्मान कहे गए हैं सारे। ह श श और स। अंत में स्वर, तो स्वर में भी अ आ ये कंठ से निकलते हैं, ई ये तालु से निकलते हैं। देखिए ये वाला भी थोड़ा ट्रिकी है उच्चारण में, कुछ कुछ लोगों को कठिनाई होती है। हाँ, कुछ लोग इसको री बोलते हैं, री, ऋषि। उत्तर भारत में खास करके ऋषि बोलते हैं, री नहीं है वो। री तो क्या हो गया है, इस रेफ को ई जोड़ देते हो तो री हो गया वो, लेकिन ये दूसरा है। और मराठी में, महाराष्ट्र में इसको रू बोल देते हैं, रू, ऋषि, लाइक। तो ये रू भी नहीं है, ये र है, र। जैसे आप ट बोलते हो ना, वैसे इसको मुख को, जिह्वा को रेट्रोफ्लेक्स ऐसी पोजीशन में लाके बोलना चाहिए, र र, ऋषि, ऋषि, र, ऋषि, इस प्रकार से। मैं थोड़ा मुख जो है ज्यादा आपको हाव भाव करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको उसकी पोजीशन समझे। बोला जा सकता है एकदम आराम से, ऋषि नाम, महर्षि, ऐसे बोलते हैं इसको, लेकिन वो जो पोजीशन समझिए आप, फिर वो उच्चारण सही आएगा। तो ये जो र है, ये ना तो री है ना ही रू है, उसके बीच में र ऐसा है वो, ऋषि, ऋषि, इस प्रकार से। और उसी को दीर्घ करते हैं तो र, पहला जो है ह्रस्व है, दूसरा जो है थोड़ा लंबा करके बोलते हैं, तो वो दीर्घ हो जाता है, र। हाँ, ये मैंने कल बताया था आपको, ये लृ नहीं है, लृ, LRI, लृ ऐसा नहीं है, ये ल, ल, ल और अ ऐसे दोनों जोड़ के ल, ल ऐसे करके, इस प्रकार से इसको बोला जाता है। तो ये ज्यादातर उपयुक्त नहीं है, ये वैदिक शब्दों में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, आजकल तो लौकिक संस्कृत में ये कभी नहीं दिखता है। जैसे कुछ शब्द है लृकार, तो उसमें ये उपयुक्त हुआ है। या फिर तवलकार, तवलकार कहते हैं उसको, तवलकार, तो वहां पे उपयुक्त हुआ है। तो ऐसे कुछ कुछ जगह पे ही ये उपयुक्त है, ज्यादा इसका उपयोग नहीं है। बस आप जान सकते हो कभी वैदिक संस्कृत आदि में दिखाई पड़े। आगे है उ तथा उ। ये उ जो है, उ, ये देखिए होठों को उ ऐसे जोड़ के ही बोला जाता है। ये अगर आप दोनों होठों को अलग करते हो तो उ नहीं बोल पाओगे, ऐसे करके उ बोलने का प्रयास कीजिए, संभव नहीं होगा, उ नहीं बोल पाए। ऐसे आगे ओ, औ, ए तथा ऐ, ये जो चार है, कंठोष्ठ और कंठ तालु, इनको मिलके ये जो है बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से इन वर्णों के उत्पत्ति स्थान एवं उच्चारण का ये जो है बेसिक कुछ ज्ञान है। ठीक है, तो इसके ऊपर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी कल के भी सत्र में हम लोग अंत थोड़ा एब्रप्टली अंत किए, तो किसी को कल कुछ प्रश्न थे तो वो भी पूछिए अभी। यस, महत सेवा प्रभु। महत सेवा प्रभु बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बोला था कि री का और वो ऋषि वाला जो री है, दोनों का उच्चारण एक ही स्थान है, मूर्धन्य है, तो इसके कारण भी वो प्रॉब्लम है दोनों में डिफरेंशिएट करने में, तो वो कैसे? यस प्रभु, एक्चुअली जो रेफ है ना, वो थोड़ा विशेष वर्ण है। रेफ को र अगर आप देखोगे, वो र, तो वो एक्चुअली दंत्य और मूर्धन्य दोनों में आता है।
थोड़ा रेफ का उच्चारण दंत्य जैसा है एक्चुअली देखा जाए तो। हालांकि वो मूर्धन्य कैटेगरी में डाला है, लेकिन एकदम ही जैसे ट बोलते हैं वैसे रोलिंग टंग वाला र नहीं होता है। नहीं हम लोग देखते हैं र, ऐसे नहीं बोलते हम र, हाँ, उल्टा वो दंत्य जैसा है थोड़ा। थोड़ा बीच में आ जाता है। हाँ, तो बीच में आता है, लेकिन शिक्षा शास्त्र में चूंकि उसके स्थान का मिलाव जो है थोड़ा मूर्धन्य की ओर भी है, इसलिए उसको मूर्धा में डाला गया है। लेकिन लिटरली देखा जाए तो व्याकरणकारों में भी, मतलब शिक्षा शास्त्र के जो विशेषज्ञ है वो, ये वाद का मुद्दा रहता है हमेशा ही कि रेफ दंत्य है कि रेफ मूर्धन्य है। तो उसको दंत्य करके उच्चारण करते हैं। अगर आप देखोगे भी र जब बोलते हैं हम लोग र, तो आप देखिए जिह्वा का अग्रभाग थोड़ा पीछे लगता है र ऐसे। तो इसके कारण भी एक है कि यस, आप जो बात कह रहे हो ऋतु रसाणाम मूर्धा कहा है, र या फिर ट वर्ग रेफ, ये सारे के सारे मूर्धन्य है। हाँ, तो उसके कारण भी एक थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेफ एक्चुअली थोड़ा दंत्य जैसा ही उच्चारण होता है, और र जो है वो र जिह्वा ऐसे ऐसी होके र बोला जाता है, तो उससे फिर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन क्लियर आएगा। इससे क्लियर हुआ काफी। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं निकालने के लिए सर। अच्छा है, थोड़ी ज्ञान में वृद्धि हो जाती है आपके प्रश्नों से। हरे कृष्ण। अर्जुनेश्वर प्रभु यस। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था, ये ए आई आई आप बोल रहे हैं, नॉर्थ में आई बोलते, तो आई ये ई वाला थोड़ा इसमें एडिशन हो रहा है, आई जैसे। हाँ ठीक है, देखिए ए आई ओ और औ, ये चार जो है ये दीर्घ वर्ण है। हाँ, तो दीर्घ समय के लिए बोले जाते हैं, और ये दक्षिण भारत में जब बोलते हैं थोड़ा आई ऐसे बोलते हैं इसको। हाँ, तो वो एक्चुअली इतना प्रिसाइज प्रोनाउंसिएशन नहीं है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा वैदेही शब्द है, तो दक्षिण भारत में वायदेही बोलेंगे वो कई बार, वायदेही। हाँ, वो क्या हो गया है, जो दो मात्रा वाला आई है वो आई ऐसे बोला जाता है, आई। हाँ, तो वो आई नहीं है, बेसिकली आई। हाँ, ए आई, ए आई, हाँ आई है वो, आई। तो अंत में थोड़ा ई आता है उसमें, नो डाउट। हाँ, क्योंकि वो अ तथा ई को मिला के बना है वो वर्ण। ए तथा आई जो है ना, ये मूलतः संयुक्त स्वर है, दो स्वरों को मिलके बने हैं वो, तो इसलिए जो दूसरा है उसको आई ई ऐसा उच्चारण होता है। और वैसे ही नीचे वाला जो है ओ और औ ऐसा होता है, वो औ मतलब अंत में उसके ऊ आता है, ऊ, क्योंकि वो भी अ तथा ऊ मिला के बने हुए हैं। दोनों नीचे वाले और ऊपर वाले अ तथा ई मिला के बने हुए। तो ए आई ओ औ ऐसे बोलना चाहिए, उसको एकदम ही आई नहीं बोलना चाहिए। या फिर उत्तर भारत में कभी ऐसे हो जाता है कि ए और आई को भी ए और ए या थोड़ा सा आई कर देते हैं वो लोग। हाँ, लेकिन वो उसकी दो मात्राएं क्लियरली बोलनी चाहिए। ए इसमें एक ही मात्रा है, लेकिन मात्रा मतलब मैं कह रहा हूं कि उसके उच्चारण के वक्त जब वो स्वर लगता है, वी से आए, वी डोंट से आई, वी से आए। हाँ अय नहीं, अय गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अ और ई मिलके बना है। तो अगर आप अय बोल दोगे तो वो तो य बोल रहे हो अंत में, तो वो अकार सुनाई पड़ रहा है अंत में। अय जब बोल रहे हो आप तो वो तो अकार सुनाई पड़ रहा है, गलत है वो, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो बोलना चाहिए आई, अंत में आपके ई सुनाई देना चाहिए उसमें जब वो बोला जाता है वो, क्योंकि वो वर्ण संयुक्त स्वर अकार तथा इकार से मिलके बना हुआ है। ए आई ओ औ, इस प्रकार से। ठीक है, यस प्रभु जी। ओके, अन्य कोई? और प्रभु जी वो एक च छ ज झ या उसको या बोलते हैं ना, या। हाँ, तो वो प्रभु या नहीं है, वो देखिए ये तालव्य वर्ण है। तो इसमें क्या होता है, जिह्वा का मध्य भाग
तालु को लगना चाहिए। तो वो क्या है देखिए, न्या है वो, न्या न्या न्या। तो या नहीं है, या तो क्या हो गया, ये जो यकार है, ये यकार, इस यकार के ऊपर आप चंद्र बिंदु डाल दो, अनुनासिक बना दो, वो या हो गया, या। हाँ, ये देखो, ये आप जो बोल रहे हैं ना, वो ये चीज है, या। इसको आप उच्चारण कीजिए प्रभु। हाँ, एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की ना, सॉरी। हाँ प्रभु, आप इसको उच्चारण कर सकते हैं, इसको। हाँ, इसको भी यहाँ बोलेंगे, यस, हाँ, यहाँ, और फिर ये क्या है? वही हो जाएगा। एग्जैक्टली तो आपको ये तब समझेगा जब आप जैसे च उच्चारण कर रहे हो वैसे ही इसको करना होता है। च, छ, ज, झ, न्या। न्या है वो, न्या न्या। ये जिह्वा का बीच वाला भाग अंत में लगता है तालु को, न्या, और वो आता है थोड़ा नासिका से और थोड़ा तालु को स्पर्श करते हुए आता है। हाँ, तो इसको, हाँ, जैसे आप संजय बोलते हो, संजय। हाँ, तो ये जो संजय में ये न्या है साउंड, हाँ, बीच में है ये, तो ये न्या इस प्रकार से है। हाँ, जैसे ये साउंड ज्ञानम में भी है। हाँ, ज्ञानम, हाँ, ज्ञानम। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जकार होता है और फिर न्यकार होता है, ये दोनों मिलके बनता है ज्ञा, ये वाला साउंड। तो इसलिए भी इंग्लिश में भी इसका स्पेलिंग लिखते हुए ऐसे लिखा जाता है, आपने देखा होगा, ज्ञानम ऐसे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जकार और न्यकार से बना है। तो इसको आप बोलते हुए उत्तर भारत में ज्ञ बोल देंगे, वो ज्ञानम, राइट। तो एक्चुअली ये ज्ञानम तो गकार और यकार जैसा हो गया, लेकिन वो है क्या, जकार और न्यकार। तो लिटरली ज्ञानम ऐसा उच्चार होना चाहिए उसका, ज्ञानम, ज और ज्ञ, ज्ञानम, ज्ञानम ऐसे। तो एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन वाले पंडित आपको देखेंगे तो वो ऐसे बोलेंगे इसको, ज्ञानम। मराठी वाले बोलेंगे ज्ञानम, वो DNY, ज्ञानम ऐसे बोल देंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो खैर, मैं आपको इतना ही दर्शाना चाहता था कि ये हो गया या, बट ये या नहीं है, ये ज्ञा है, ज्ञा ज्ञा। ठीक है, ऑल राइट। अन्य कोई प्रश्न? एक मिनट, यस, अन्य कोई पूछना चाहता है कुछ? हाँ, मुकुंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये पूछना था, अभी आपने बोला कि न्य और वो जय य का, तो हम लोग को सपोज ज्ञानेश्वर अभी जैसे हम लोग को लिखते हैं तो हम लोग वो न्य लिखते हैं, तो वैसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अभी ज्ञानेश्वर सबको पता है तो इसलिए हम लोग को आपने जो दूसरा वाला न्य बताया वो हम लोग लिखेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो है तो उस टाइम हम लोग कैसे लिखेंगे? तालव्य के इसमें जो लास्ट वाला हम लोग ने लिखा, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को कैसे होगा? हाँ, तो प्रभु जब ज्ञानेश्वर आपको लिखना है तो वो तो आप ऐसे ही लिखोगे। हाँ, लिखने का जो विधि है वो ऐसा ही है। हाँ, ये जो ये चीज है इसको ज्ञा कहते हैं, लेकिन मैं बता, हाँ, आपका स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ स्क्रीन शेयर, सॉरी। एक मिनट प्रभु, यस। तो प्रभु देखिए, जब ज्ञा की बात होती है, ज्ञानेश्वर वाला, तो वो देवनागरी में ऐसा लिखा जाता है। यस, तो यही इसका लिखने का, लिपि का जो चिन्ह है यही है। मैं बता ये रहा था कि ये शब्द, अगर ये वर्ण अगर देखोगे तो ये बना कैसे है, इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। हाँ, देखिए, Yes. हमारे हमारे जो वर्ण है ना, उसमें सारे शुद्ध वर्ण बोले गए हैं। ये जो हमारी वर्णमाला दी है उसमें शुद्ध व्यंजन दिए हैं सिर्फ। मैंने अभी तक संयुक्त व्यंजन के बारे में आपसे बात नहीं की। तो जैसे संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजन मिलके बनते हैं, वो दो या तीन कितने भी। हाँ, तो जैसे ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है,
तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको ज्ञ का प्रोनाउंसिएशन जानना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वर्ण कैसे बना है। तो ये कैसे बना है, ये दो वर्ण मिलके बना है, जकार और न्यकार, नेकार। और वो आगे अ जुड़ गया तो वो बन गया ज्ञ। तो ओके। आप जब उसको प्रोनाउंस करना चाहते हो तो मराठी में हमने सीखा ज्ञ, हिंदी में हमने सीखा ज्ञ, हाँ वो तो सीधा ज्ञानेश्वर बोल देते, मराठी में हम लोग ज्ञानेश्वर बोल देते हैं। ज्ञानेश्वर। यस, लेकिन अगर इसका हेयर स्प्लिटिंग है, एकदम आपको परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानना है तो आपको जकार बोलना पड़ेगा, न्यकार बोलना पड़ेगा, फिर वो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। मतलब ये बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ऐसे। और ये कई पंडित जो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं उनको मैंने देखा है कि जो ज्ञानम है या ज्ञानेश्वर है वो ऐसे ही बोलेंगे, वो जकार सुनाई देगा उनके उच्चारण में, सीधा सुनाई देगा, ज्ञानेश्वर, ज्ञानम, इदम तुते गुह्यतमम, ओके नहीं, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ऐसे बोलेंगे वो। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य, तो समझ रहा है वहां पर कि इस आदमी को संस्कृत का वो संयुक्त वर्ण कैसे बना ये पक्का पता है, इसलिए वो ज्ञानम बोल रहा है, ये बात है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और विनीत आपका प्रश्न है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, am I Yeah. audible? हाँ, यस। सो माहेश्वर सूत्र में आपने बताया कि जो डमरू है वो पंच नववादने पर बजाया, नव राइट? पंचवारम, या नव पंचवादने, तो उसको चतुर्दश वादने क्यों नहीं लिखा उन्होंने? इज देयर एनी डीप रीजन बिहाइंड इट? ओके, देखिए, एक मिनट। प्रभु, ये जो श्लोक है ना, आप पता होगा आपको, श्लोक मतलब वो छंदों में लिखे जाते हैं, बराबर है? तो यस, छंदों में जब लिखे जाते हैं तो हर एक जो श्लोक के हर एक पाद में या चरण में, चरण कहते हैं 1/4 क्वार्टर, एवरी क्वार्टर ऑफ अ वर्स, श्लोक के हर एक चरण में एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ अक्षर होने चाहिए, समान अक्षर होने चाहिए। तो ये श्लोक जो है आप देखोगे तो ये त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। मतलब इसको बोलना है तो आपको गाना है तो ऐसे गाना चाहिए, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो आप देखिए हर एक इसमें त्रिष्टुप में 11 अक्षर होते हैं, नृत्तावसाने 5, नट राज राजो 6, ये हो गए 11, न नाद 3, धक्काम 2, 5, और नव पंचवारम 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो आधा वाला होता है इसको काउंट नहीं करते। तो 11, 11, 11, 11। अगर आप इधर चतुर्दश वारम लिख देते थे, हाँ, या फिर आप उसको अन्य प्रकार से भी लिख देते हो, हाँ, लिख सकते हो, तो यहाँ पर चतुर्दश वारम देखा जाए तो ये भी 11 लेटर्स है, तो इसलिए छंद ब्रेक नहीं होगा यहाँ पर। तो देखा जाए तो चतुर्दश वारम भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। जो नंदिकेश्वर है उनकी इच्छा थी नव पंचवारम लिखने की, इसलिए उन्होंने नव पंचवारम लिख दिया। हाँ? तो यहाँ अगर छंद ब्रेक हो जाता था कुछ अन्य शब्द से, अन्य फ्रेज से, तो फिर वो नहीं चलता था। लेकिन जैसे आपने चतुर्दश वारम बोल दिया तो वो चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो शब्द अक्षर जो है उसके चेंज नहीं हो रहे, तो नो प्रॉब्लम। तो इसको विवक्षा कहते हैं प्रभु। विवक्षा मतलब जो रचयिता है उसकी इच्छा है। हाँ, जैसे मैं कोई श्लोक लिख रहा हूं तो जो मेघ है उस मेघ के लिए मैं नीरद लिख दूं या जलद लिख दूं,
दोनों भी 3-3 शब्द अक्षर वाले ही है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो वैसे यहाँ पर विवक्षा जो है कारिका जिसने बनाई उसकी विवक्षा नवपंचवारम है, इसलिए इसको उस प्रकार से लिया जाता है। लेकिन टेक्निकली छंद आदि से भी चतुर्दशवारम से कुछ मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी, नो प्रॉब्लम, उतने ही अक्षर बन रहे हैं, ठीक है। ओके प्रभु। यस, ओके, हरि बोल। प्रणव, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो स्वराश्रित है तो वो वर्णमाला में नहीं आते क्या? स्वराश्रित है वो वर्णमाला में नहीं आते क्या? क्यों नहीं आएंगे? मतलब जैसे वो आप जैसे उदाहरण दो आप। जैसे अभी अम है या फिर विसर्ग है वो, उनके बारे में। तो प्रभु, ओके, स्वराश्रित शब्द के कई अर्थ होते हैं। आप अगर अनुस्वार और विसर्ग की बात कर रहे हो तो वो उसकी चर्चा हम करेंगे, उसको अयोगवाह कहते हैं। तो वो वर्णमाला में नहीं आते हैं प्रभु, क्योंकि वो जो है कुछ विशेष, उनको ना तो स्वर कहा जा सकता है ना ही व्यंजन कहा जा सकता है। वो स्वर और व्यंजन को मिलके बनते हैं, कभी स्वर और कुछ विशेष चिन्ह को मिलके बनते हैं। तो जब मैं अनुस्वार और विसर्ग की चर्चा कराऊंगा ना, तब आपको बताता हूं कि वो स्वर में क्यों नहीं गिनाए गए हैं या मूल वर्ण में क्यों नहीं गिनाए गए हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। जी थैंक यस, ओके। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न जो है यहाँ पर, ओके। तो देखिए प्रभु, इस प्रकार से ये वर्णमाला बनी है और आपको ये सब बताने का प्रयोजन यही है कि आप कैसे संस्कृत का शब्द बना है, किन वर्णों से बना है, इसको अच्छे से जान पाए। तो इन दो स्वर तथा व्यंजन के मिलाप से ही सारे शब्द बनते हैं, सारे के सारे शब्द इनसे ही बनते हैं, स्वर तथा व्यंजन जो है उसको मिलके। और इसमें से कई चीजें आपको पता भी होगी, ये कुछ ज्यादा नया नहीं है। अगर आपने प्रादेशिक भाषा में भी सीखा है तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। मैं थोड़े कुछ चैट में कुछ प्रश्न आए हैं उसको देखता हूँ। ओके, ठीक है। ये अयोगवाह के बारे में ही प्रश्न था, तो मैं इसको लूंगा अच्छे से अनुस्वार तथा विसर्ग में, नो प्रॉब्लम। अभी मैं संयुक्त व्यंजन के बारे में कुछ चर्चा करूंगा और फिर उसके बाद में ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत क्या है उसको देखते हैं। ओके, तो देखिए संयुक्त वर्ण, जब हमने ये वर्णमाला देखी तो इसमें ये सारे के सारे शुद्ध व्यंजन है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये क वर्ग, च वर्ग, अंतस्थ, उष्मान, शुद्ध मतलब क्या, वो एकमात्र वर्ण है वहां पर, वो जुड़ा नहीं है किसी के साथ, दो वर्णों को मिलके नहीं बना है। लेकिन जब दो वर्णों को मिलके कोई वर्ण बनता है तो उसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। खास करके व्यंजन, स्वर में तो हमने देखा कि ओ, औ, ए तथा ऐ ये संयुक्त स्वर है, हाँ। लेकिन व्यंजन में देखेंगे तो यहाँ पे इस वर्णमाला में कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं है, हाँ। तो अभी संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं देखते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन मतलब दो या दो से ज्यादा वर्णों व्यंजन जो है उसको मिलके बना हुआ है। जैसे मैंने न्य दिखाया यहाँ पर, हाँ, तो जकार और न्यकार को मिलके बना हुआ है। वैसे ही एक दूसरा क्ष करके है, क्ष, क्षत्रिय में होता है ना, क्षत्रिय शब्द आप जानते हो, तो इसमें जो क्ष आ रहा है ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। तो ये कैसे बना है, ये बना है ककार और शकार, क्ष, ककार एवं शकार मिलके बनता है क्ष, हाँ? तो इसके लिए कुछ विशेष सिंबल है, हाँ। ये जब क और शकार मिलता है तो संस्कृत में ऐसे नहीं लिखा जाता, नहीं, उसके लिए एक विशेष सिंबल दिया गया है ऐसा, तो ये यूज किया जाता है।
वैसे ही ज्ञ के लिए भी वैसे जकार और ञकार से बना है। हाँ, जो ज्ञ है ये, वो भी जकार और ञकार से मिलके बना हुआ है, तो बन जाता है ज्ञ। वैसे ही अन्य कई प्रकार के संयुक्त व्यंजन है, जैसे त्र है। त्र कैसे बना है? तकार प्लस रेफ, त्र पकार प्लस रेफ। ध ऐसे बना है दकार प्लस धकार। तो ऐसे कई प्रकार के संयुक्त व्यंजन लिखे जा सकते हैं। इसीलिए संयुक्त व्यंजनों को ये मूल वर्णमाला में गिनाया नहीं है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन तो कई सारे हैं ना। कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े तो वर्णमाला में क्ष को गिनाया गया, ज्ञ को गिनाया गया, त्र को गिनाया गया। तो इन तीनों को ही क्यों? आगे कई प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनको क्यों नहीं गिना रहे? तो इसलिए पाणिनि के सिस्टम में इनको और इसको व्यंजनों की वर्णमाला में गिनाया नहीं गया है, क्योंकि दे आर संयुक्त व्यंजन। वो कई सारे संयुक्त व्यंजनों में कुछ है। तो अगर आपने क्ष को लेना था तो फिर प्र को क्यों नहीं लिया, ध को क्यों नहीं लिया, क्र को क्यों नहीं लिया, च्र को क्यों नहीं लिया? किसको भी ले सकते हैं ना। जो भी संयुक्त व्यंजन बना है उसको सबको वर्णमाला में डाल दीजिए, लेकिन नहीं कर सकते ऐसे। क्यों? क्योंकि वर्णमाला में मूलतः शुद्ध व्यंजन को ही डाला गया है, जैसे कि क वर्ग और फिर अंतस्थ और फिर उष्माण, इस प्रकार से लाइक दैट। तो ये संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन यानी दो या कई ज्यादा व्यंजन मिलके जो बनता है उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे क्षण, कृष्ण में जो क्षण है, क्षण वो कैसे बना है? क्षण शकार प्लस नकार प्लस अकार। तो ये देखिए, ये संयुक्त व्यंजन है। क्षण ऐसा दिखाएगा ये, और फिर आगे अ लगेगा तब वो बन जाता है क्षण, ऐसे। तो ये जो है इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये बात है। उसी प्रकार से जब स्वर के साथ व्यंजन मिल जाता है उसको अक्षर कहते हैं। टेक्निकली अक्षर मतलब ये अक्षर हुआ। वैसे तो वर्ण और अक्षर को भी समानार्थी कंसिडर करते हैं, लेकिन लिटरली देखा जाए तो अक्षर जो है, कई लोगों का मत है कि अक्षर तभी कहा जा सकता है जब वो स्वर से मिलता है। तो क वर्ण हो गया, अ वर्ण हो गया, लेकिन क जो है वो अक्षर हो गया, इस प्रकार से। तो अक्षर क्या होता है? एक स्वर और व्यंजन दोनों मिलके जो बनता है वो होता है अक्षर। इस प्रकार से कहा जा सकता है। तो सारे शब्द स्वर तथा व्यंजन के मिलाप से ही बनते हैं। तो आपको पता होगा, ये सिंपल सी चीज वर्णमाला में आपने सीखी होगी कि हर एक वर्ण स्वर में जब व्यंजन मिलता है तो उसके हिसाब से अक्षर बनता है। जैसे क प्लस अ तो बन जाता है क, ककार प्लस आ बन जाता है का, ककार प्लस की बन जाता है की। हाँ, तो मराठी में 12 खड़ी बोलते हैं इसको। हाँ, या अन्य भी हिंदी में भी ये सारे शब्द क, का, की, कु, कृ, कृ, क्ल, के, कई, को, कऊ। हाँ, इस प्रकार से। तो ये सारे स्वर मिला के वैसे वैसे साउंड्स बनते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है, आपको पता ही है सबको। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे इसके स्वर मिलने से ऐसा होता है। क में जब आप र मिला देते हो, ऋषि वाला, हाँ, ये जो र है तो वो बन जाता है कृ। या कका में जब दीर्घ वाला र जोड़ देते हो तो वो बन जाता है ये वाला। ये आपने कभी देखा है? ऐसा भी एक होता है, दो इसमें होते हैं क के नीचे। वैदिक शब्दों में वगैरह कभी दिखाई पड़ेगा, ज्यादा लौकिक संस्कृत में नहीं दिखाई पड़ता है। ये
क के नीचे दो है, ये ऋकार दो है उसके। हाँ? क्यों? क्योंकि ये दीर्घ वाला ऋ जो है लगा दिया है, यहाँ पर ह्रस्व वाला लगा दिया है ऐसे। उसी प्रकार से ककार को आप ए जोड़ देते हो तो बन जाता है के। ककार को आप जब आई जोड़ देते हो तो बन जाता है कई, कैलाश वाला कई। और ये केशव, केशव वाला के, ककार प्लस एकार बन जाता है के, ककार प्लस अईकार बन जाता है कई। हाँ, इस प्रकार से। तो ये ऐसे सारे वर्ण, मतलब जो व्यंजन है उसमें स्वर मिला के ऐसे बनते हैं ये सब कुछ। तो इसी को आपने पढ़ा भी होगा। देखिए स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पर भी दिखाए है। हाँ, जब ये स्वर मिलता है तो ककार को आ मिला तो ये का बन गया, और अंग्रेजी में मतलब डायक्रिटिक्स में उसको ऐसे लिखते हैं ए बार। ककार को जब ई मिला तो की, ऐसे की, कु, कु, कृ। देखिए ये वाला कृष्ण में आपने देखा होगा डायक्रिटिक्स में आर और नीचे डॉट, तो ये होता है वो ऋकार जुड़ा हुआ है उसमें। वैसे ही दीर्घ वाला ऋकार जुड़ता है तो ये बनता है ऋ, के, कई, को, कऊ। ये ऐसे सारे ही व्यंजन के ऐसे बनते हैं। क, ख, ग सारे ही लगा दीजिए, हर एक में इसी प्रकार से जुड़ता है। तो आप लोग देवनागरी जानते हो तो स्वाभाविक ही इन सब चीजों को जानते ही होंगे कि ये किस प्रकार से स्वर जुड़ता है तो लिखा जाता है। ये देखिए ये मात्रा, ये मात्रा, ये मात्रा, ये सब पता होगा आपको किस प्रकार से लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ओके। तो अभी मैं चर्चा करूंगा ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत की। अभी बात करते हैं जो वर्ण है उसके उच्चारण को कितना समय लिया जाता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उस वर्ण के उच्चारण के समय को हम लोग समझते हैं मात्रा के द्वारा। तो मात्रा क्या होता है? मात्रा यानी ड्यूरेशन, समय। हाँ, कितने समय में एक वर्ण बोला जाता है उसको मात्रा कहते हैं। तो जब स्वर की बात होती है तो स्वर में 3 मात्राएं बोली गई है। तो क्या है वो 3 मात्राएं? तो वो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये मात्राएं हैं। ठीक है, मात्रा, मात्रा मतलब क्या? मैंने कहा ड्यूरेशन, कितने समय में बोला जाता है वो वर्ण। जैसे आप अ बोलते हो, अ तो कितने समय में बोल देना चाहिए आपने अ, या आ बोलते हो तो कितने समय में बोलना चाहिए, या उससे भी अलग जो है प्लुत, हाँ, वो कैसे बोलने चाहिए वो देखते हैं। तो जो वर्ण या जो स्वर एक मात्रा में बोले जाते हैं उसको ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व मतलब क्या? एक मात्रा। मतलब मात्रा क्या होती है? देखिए जब मात्रा का डेफिनेशन किया पाणिनि आदि ने, तो उन्होंने प्रकृति के उदाहरण लिए, इस निसर्ग में प्रकृति में दिखने वाले उदाहरण लिए। तो मात्रा का उदाहरण लेते हुए पाणिनि बताते हैं कि जो चाश पक्षी है, नीलकंठ पक्षी जो साउंड ध्वनि बनाता है उसको ह्रस्व ध्वनि कह सकते हैं। ह्रस्व उतने समय के लिए करता है। अभी हमें चाश या नीलकंठ ही पता नहीं है कि नहीं, या उसका साउंड ही सुना नहीं है कभी, तो कैसे समझेंगे कि वो कितने समय के लिए? तो ये सारे निसर्ग में जो ध्वनि है उसके उदाहरण देके पाणिनि ने समझाया है। तो ह्रस्व जो है इसको
एक मात्रा के समय में बोला जाता है, तो इस मात्रा के बारे में बताते हुए पतंजलि आदि बताते हैं कि जो बिजली चमकती है जब, तो जब बिजली चमकती है तो वो जो साउंड, वो जो समय है ना, उतने समय को एक मात्रा कहा गया है। या जब आपकी आंख झपकती है, हाँ, जब पलक झपकती है तो वो कितने समय में झपकती है, उसको एक मात्रा कहा गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 1 सेकंड से भी कम है मात्रा। हाँ, इसके ऊपर वैयाकरण के अलग अलग मत है, बट मुद्दा क्या है कि ये जो समय है छोटा समय है। आप जब अ बोलते हो तो एक पलक झपकने तक समय अ बोलने के लिए लेना चाहिए। दैट्स इट। ऐसे नहीं बोलते हैं। वो तो दीर्घ हो गया या प्लुत हो गया। तो जब ह्रस्व की बात बोली जा रही है, एक मात्रा में बोल देते हैं, तो उसको ह्रस्व स्वर बोल देते हैं। मतलब अ इतने समय में 0.3 या 0.4 सेकेंड्स में। ऐसे किसी ने कैलकुलेट नहीं किया है कि इतने सेकंड में करके, बट कुछ एक परिमाण दिया गया है। बिजली चमकने का समय, चाश पक्षी, नीलकंठ पक्षी का समय, उसके उच्चारण का, या फिर जैसे मैंने कहा पलक झपकने का समय, ये जो है ह्रस्व है। तो उतने समय में अ बोला जाता है, ई बोला जाता है, उ बोला जाता है, र बोला जाता है और ल बोला जाता है। ये जो है एक मात्रा में बोले जाते हैं। ये ह्रस्व स्वर है सारे के सारे। अ, ई, उ, र, ल। जो दीर्घ है वो 2 मात्रा में बोले जाते हैं। दीर्घ कौन से? आ, ई, उ, र। इसका नहीं होता है दीर्घ, लेकिन ए, ऐ, ओ और औ, ये सारे दीर्घ हैं। ठीक है। तो दीर्घ जो है इस प्रकार से, तो जितना एक मात्रा का समय है उसके दुगुना 2 मात्रा का, मतलब आप अ बोलते हो तो उसके दुगुना आपने आ बोलने के लिए लेना चाहिए। अ, आ, ई, उ, र, ल, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये ऐ जो है ना, ये ह्रस्व नहीं है। कुछ कुछ लोगों का भ्रम रहता है ये कि ए जो है ह्रस्व है और ऐ दीर्घ है। बिल्कुल नहीं है वैसा। ये दोनों दीर्घ है। ये दोनों का अपने में संबंध नहीं है, कुछ अलग अलग है ये दोनों। ये अ और आ की तरह नहीं है। अ जो है वो दीर्घ बन जाता है तो आ बन गया, ई दीर्घ बन गया तो ऐसे नहीं है। ये दोनों, ये अलग है एक दूसरे से। दोनों दीर्घ है। ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ। ए, ऐ, ओ, औ। 2 मात्रा में बोलना चाहिए आपने इसको। ठीक है। और इसके बाद में 3 मात्रा या 3 से ज्यादा मात्रा, ये जो होता है ये प्लुत कहलाया जाता है। प्लुत 3 या 3 से ज्यादा, मतलब आप उसको लंबा खींचोगे। हाँ, अ, ई, उ, र, हाँ, या ल, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब प्लुत हो गए। खास करके हम लोग जब किसी को बुलाते हैं, दूर से संबोधन करते हैं, तो प्लुत जो है उपयोग में आता है। जैसे आपको बुलाना है पुत्र, तो कैसे बुलाते हैं? पुत्र। अ, तो ये जो पुत्र के अंत में अ है ना, अंत इसका अ से हो रहा है, तो ये प्लुत ऐसे दर्शाते हैं। प्लुत दर्शाने का ये 3 नंबर लिखते हैं 3 मात्रा के लिए। व्यासदेव जी ने भी पुकारा ना, जब श्री सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे और जब उनको पुकारा दूर से, पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। तो वो पुत्र है, तो उसमें आप टीका में देखोगे तो ये 3 दिखाया है वहां पर। क्यों? क्योंकि ये प्लुत संबोधन के रूप में बुलाया गया है। तो यही अ है
वो जब 2 मात्रा के लिए बोला जाता है तो आ हो जाता है, और 3 मात्रा के लिए बोला जाता है तो और लंबा हो जाता है। ई ई हाँ, तो ये प्लुत दिखाने का विधि क्या है, देखिए ऐसे दिखाते हैं इसको, 3 दर्शाते हैं, ई 3 ऐसे, उ 3 ऐसे दर्शाते, ठीक है। उसके सामने 3 लिखा जाता है, बस ये बात है। ऐसे प्लुत स्वर दिखाते हैं। आपने ये देखा, आप अगर टीका विका पढ़ोगे तो उसमें दिखाई देगा आपको, ऐसे 3 दर्शाया रहता है, मतलब ये वहां पर प्लुत ड्यूरेशन के लिए बोला है, हाँ, प्लुत मात्रा के लिए बोला है, दीर्घ या ह्रस्व के लिए नहीं, ऐसे इस प्रकार से। तो ये जो सारे साउंड्स है ना, ये प्लुत मात्रा के लिए बोले जाते हैं, बोले जा सकते हैं ऐसे, जैसे अ, ई, उ, र, ल, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे प्लुत मात्रा के लिए भी बोले जाते हैं, मतलब ये ऐसे लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं आप इसको? क्या अर्थ है इसका 3 यानी, मतलब जब आप अ बोलोगे, ऐसा जब लिखा रहता है अ बोलोगे तो आप उसको इतना लंबा बोलोगे कि वो 3 मात्रा होनी चाहिए कम से कम, हाँ, मतलब कम से कम वो 1.2 सेकेंड के ज्यादा ही होना चाहिए। हाँ, अभी ये प्लुत हो गया, ई ये प्लुत हो गया, उ, र, ल, ए, ऐ, इस प्रकार से ये प्लुत हो गया, ऐसे बोला जाता है। तो ये ह्रस्व हुआ, ये दीर्घ हुए सारे, और ये सारे प्लुत हुए, इस प्रकार से, ठीक है। ये ड्यूरेशन दर्शा रहा है सिर्फ, ये बात है। और इसका एक अंतिम चीज कह के फिर मैं रुकता हूं। व्यंजन जो होते हैं ना, व्यंजन वो आधी मात्रा के लिए बोले जाते हैं, सिर्फ आधी मात्रा। मतलब अगर ऐसा शब्द है वाक, तो आप जानिए कि इसमें ये आ है, मतलब ये दीर्घ हो गया, वा, दीर्घ हो गया ये, और ये जो क है इतना, ये केवल आधे मात्रा के लिए बोला जाता है, मतलब ये उच्चारण आपने कंप्लीट करना चाहिए ऑलमोस्ट 0.15 सेकेंड्स में, उससे भी कम, 0.15 सेकेंड में क बोल देना चाहिए, वाक वाक वाक, जल्दी बोल देना चाहिए। वाक ऐसे नहीं बोल सकते आप, वाक वो तो फिर आपने पूरा एक मात्रा के लिए बोल दिया, वाक, इस प्रकार से, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो केवल आधी मात्रा में बोले जाते हैं, बाकी स्वर जो है वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के हिसाब से बोले जाते हैं, ठीक है। ओके, ये सनातन गोविंद प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने बोला कि एक मात्रा यानी कि 1 सेकंड, तो आधी मात्रा तो हाफ सेकंड हो गया ना प्रभु, तो काइंड ऑफ। मैंने नहीं कहा कि एक मात्रा यानी 1 सेकंड, अच्छा, ये नहीं कहा। अच्छा, मैंने कितना कहा, एक मात्रा यानी कितना कहा मैंने? एक मात्रा यानी ब्लिंकिंग ऑफ एन आई या ड्यूरेशन ऑफ लाइटनिंग। ब्लिंकिंग ऑफ एन आई प्रभु 1 सेकंड से काफी कम में हो जाती है, 0.3 या 0.4। हाँ 0.3 या 0.4 बोला मैंने, बस। ओके, तो 0.3 या 0.4 सेकंड है बेसिकली। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि एक मात्रा यानी 1 सेकंड भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मत इसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप एक मात्रा 1 सेकंड बोलोगे तो दीर्घ हो जाएगा 2 सेकंड, और प्लुत हो जाएगा, प्लुत तो छोड़ दीजिए, लेकिन दीर्घ ही 2 सेकंड हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा है वो। हाँ, इतना हो गया वो। तो 1 सेकंड भी काफी होता है। इतना हो गया। तो ह्रस्व एक मात्रा प्रभु 0.4 सेकंड के आसपास बोल देनी चाहिए। दैट्स इट। ये थोड़ा ठीक है, लंबा थोड़ा सा 0.1 से मतलब 1 सेकंड के आसपास।
हाँ लाइक दैट, और फिर प्लुत जो है और लंबा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार। थैंक यू प्रभु। यस, श्यामलीला प्रभु। प्रभु जी, ये आप जैसे जो स्वर आपने बताए हैं, हमने हिंदी में ये ल नहीं पढ़ा था, तो ये जो 13 स्वर में है ये भी है, तो ये क्या है कि अलग अलग जगह पे? हाँ ये वाला प्रभु जी। यस, तो इसका डिफरेंस क्यों है, मतलब ये क्या डिफरेंस है क्या नॉर्थ इंडिया और ऐसा देखिए महाराष्ट्र प्रभु, में? हाँ देखिए प्रभु, ये जो वाला है ना ल, ये वाला, हाँ एक मिनट, देखिए तीन स्वर है, तीन वर्ण है, इसमें क्लैरिटी रखिए। एक तो होता है ल, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। दूसरा हो गया ये वाला जो ल है वो, और तीसरा हो गया लृ। तो ये तीन अलग अलग है। ये जो ल है ये व्यंजन है। हाँ, ये कौन सा व्यंजन है? य, र, ल, व, उसमें जो आता है अंतस्थ, ये व्यंजन है। ये जो है ये स्वर है। ल, ये स्वर है। देखिए इसमें आर, आपका रेफ साउंड नहीं आना चाहिए बिल्कुल इसको। हाँ ल, ऐसे ल, हाँ एकदम सही। र आ गया तो वो ये बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, देखिए ये है ल व्यंजन प्लस र। जैसे आपका क्र होता है ना, क्र, वैसे ये लृ है। तो ये जो है ये अलग है। इसमें क्या हो गया, ल आया और फिर र आया, और ये जो है प्लेन स्वर है, शुद्ध स्वर है, इसमें ना तो र है ना कुछ है। तो इसीलिए ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो प्रादेशिक भाषा में ये नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये संस्कृत में ही है विशेष करके। ल, ये है ल, ये है ल, और ये है लृ, लृ। हाँ, जो आप कृ, कृष्ण वाले कृ की तरह लृ इसको बोला जाता है ये। लेकिन ये अलग है स्वर जो है वो। हाँ, इंग्लिश में भी इसको दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाएंगे? ये एल, ये है एल के नीचे डॉट, और ये होगा एल आर और नीचे डॉट, ऐसे है। तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, तीनों अलग अलग है ऐसे। क्लियर है प्रभु? प्रभु जी सेकंड वाले में र साउंड नहीं है, रेप नहीं है इसमें ना? बिल्कुल नहीं है रे। ल, हाँ, ल है वो, बस ल। बट द फर्स्ट वन इज, द पहला वाला जो है वो भी एक्चुअली उसमें हलंत है ना? हलंत है वो। तो वो भी मतलब जैसे क का जो लिखा है 0.05 सेकंड में बोल देना चाहिए वो वाला। हाँ बट प्रभु, वो तो ये जो है ये तो आप तभी बोल पाएंगे ना जब आप उसके साथ जोड़ दोगे कुछ, तभी बोल पाएंगे। ये तो व्यंजन है ना। तो व्यंजन को अगर आपको बोलना है तो आप कुछ आगे जोड़ के तभी बोलेंगे उसको। या फिर मानिए ठीक है, पीछे व्यंजन कुछ आया है, जैसे कोई हल शब्द है, मानिए हल, अभी उस केस में ये जो है ये आधी मात्रा में बोल देना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये जो है ये क्या है बेसिकली, ये ऐसा है। लेकिन ये जो है ये क्या है, ये ऐसा है। अगर आप इसको अंग्रेजी में डायक्रिटिक्स में लिखते हो तो ये ऐसा है, और अगर ये लिख दिया हल्र तो ये ऐसा है। समझ पा रहे क्या आप इसको? हाँ, तो सेकंड वाले को कैसे बोलेंगे प्रभु जी? इसको बोलेंगे, देखिए ये जो दूसरा है ये तो प्रॉपर स्वर है ना, तो आप एक मात्रा के लिए इसको बोलिए, एक मात्रा। तो कैसे बोलेंगे? हल, हल, ऐसे बोलेंगे। ये कैसे बोलेंगे? हल,
एकदम क्लियर। हल ये जो है ये आधी मात्रा के लिए बोला जाएगा, ये पूरी मात्रा है और उसमें एक विशेष साउंड है। वो कैसा है देखिए, ल है और उसके साथ आता है ऐसे ल, तो ये ऐसे होगा हल हल, ऐसे बोला जाएगा। समझ रहे? इसको प्रभु आप पर्सनली कभी मेरे से सीख लीजिए, शायद इसको कंप्यूटर पे इतना समझ नहीं पा रहे होंगे ऑनलाइन पे। ठीक है। यस प्रभु जी। और एक और प्रश्न था, ये जो आपने ज य बताया, ज य य के लिए जो नियम बताया था, तो वो भी जैसे हमारे उधर ज्ञ बोलते हैं शुरू से, तो यहाँ पे जैसे ज्ञानेश्वर और हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर बोलते हैं। तो अभी जब हम पढ़ते हैं, जैसे आपने कुछ उदाहरण बताए थे श्लोक के, तो हमें कैसे लेना चाहिए? मतलब हमको चेंज करना चाहिए कि वही रखना चाहिए जो हम बोलते हैं? देखिए, जब ऐसे वर्ड्स आएंगे ज्ञानम वाले, तो इसमें अगर आप प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपका सुधार सकते हो जिससे कि आप इसको ज्ञानम ऐसे बोल सकते हो तो बोलिए। लेकिन अगर मानिए बहुत संस्कार हो गया है ज्ञानम वाला, हाँ, तो डोंट वरी, आप उसको बोल दीजिए ज्ञानम। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार कई सारे संस्कृत के विद्वान भी इसको ज्ञानम ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि उच्चारण, जैसे मैं शुरुआत में ही बता रहा था आपको, उच्चारण के विधि में कई प्रकार के मत है और हर एक का जस्टिफिकेशन जो है वो दिया जा सकता है। तो इसलिए कोई इतनी परेशानी नहीं है। अगर आप एकदम प्यूरिस्टिक प्रोनाउंसिएशन चाहते हो, एकदम शुद्ध, तो वो तो ज्ञानम ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप संस्कार हुआ है कि जिसकी वजह से ज्ञानम ही बोल पाते हो, तो ज्ञानम बोलिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने ये बात देखी है कि उच्चारण में थोड़े मतांतर है ही। कितना भी आप परफेक्ट कोई चीज सीख लो तो भी उसमें प्रादेशिक के हिसाब से थोड़े बहुत मतांतर हो सकते हैं। हाँ, कोई चीज एकदम ही गलत है तो उसको सुधार देना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मतांतर है तो ज्ञानम के बारे में वैसा ही है। कई लोग ज्ञानम को शुद्ध मानते हैं, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप सुधार सकते हो, उसको ज्ञानम बोल सकते हो, अज्ञान बोल सकते हो, अज्ञान की जगह अज्ञान, तो वो अच्छी बात है, उसको सुधारिए, नो प्रॉब्लम। ओके प्रभु जी। प्रणव, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, संस्कृत भाषा में ड़ नहीं है क्या? हाँ, ओके, अच्छा प्रश्न है। क्या संस्कृत भाषा में अड़ है? अड़, ये वाला मराठी आदि कुछ भाषाओं में ये दिखाई पड़ता है अड़। तो प्रभु, ये जो अड़ है ये कुछ वैदिक संस्कृत में दिखाई पड़ता है, लेकिन लौकिक संस्कृत मतलब पुराणों की संस्कृत हो, भागवत की संस्कृत हो, उसमें ये अड़ नहीं है। वैदिक संस्कृत में कुछ कुछ जगह पे है, जैसे ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, अग्निमिळे पुरोहितम, ये जो है उसमें इळे है, इळे इळे, तो ये ळ है वहां पर, अग्निमिळे। तो ऐसा कुछ कुछ मंत्रों में दिखाई पड़ता है, लेकिन जो साधारण संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, ज्यादातर वाली जो संस्कृत है, पाणिनियन संस्कृत है, उसमें ये ळ दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल ये नहीं है, ल ही है वहां पर, ल है, ल है वगैरह। तो वैदिक संस्कृत, देखिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में थोड़ा अंतर होता है। मैं कभी ये अगले सत्र में ये विषय बताऊंगा। वैदिक संस्कृत मतलब 4 वेदों की मूल वेद, ऋक् साम यजुर अथर्व, ये वेदों की संस्कृत जो है उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। और जो पुराणों की संस्कृत है, रामायण महाभारत की संस्कृत है, भागवत की संस्कृत है, उसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक है वो, वैदिक नहीं है। तो वैदिक नहीं है इसका अर्थ ऐसे मत बोलिए कि पुराण अधिकृत नहीं है वगैरह, नहीं नहीं नहीं। इस वैदिक में और लौकिक में कोई नकारार्थी प्रयोजन नहीं है। वैदिक मतलब एक पर्टिकुलर प्रकार की संस्कृत है, उसमें कुछ विशेष नियम होते हैं, विशेष लकार होते हैं,
ऐसे ळ जैसे साउंड होते हैं उसमें। हाँ, तो थोड़ी सी अलग है जो कॉमन संस्कृत है उससे। तो पुराण आदि जो है कॉमन संस्कृत में लिखे गए, लौकिक संस्कृत में लिखे हैं। यहाँ तक भागवत भी लौकिक संस्कृत में लिखा हो। तो इस लौकिक संस्कृत में ल होता है, ळ नहीं होता है, ये बात है। और भी कई रूल है, वो रूल मैं कभी आपको विषय के अनुसार बता दूंगा कि वैदिक और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु। यस, महत सेवा प्रभु। प्रभु जी, ऑर्डर जो आपने यहाँ पे लिखा है तो वो हाँ। कौन सा मतलब लिपि नहीं, क्या बोलेंगे उसको, वो आपने मराठी लिखा है या संस्कृत लिखा? नहीं, संस्कृत है हिंदी वो। में? अच्छा। हाँ, ओके। हिंदी में आपने कभी देखा नहीं होगा इसको। बड़ा ये वो ऐसा था ना प्रभु जी, बड़ा वो तो ड ड होता है ना, ऐसे होगा वो। नहीं, उसके नीचे वो एक डॉट रहता है प्रभु जी, उसको अड़ा बोलते हैं हिंदी में। बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा नहीं बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। वो ड का ही एक वर्जन है, ऐसे बोल रहे ना आप? हाँ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, अड़ा के होता है, बड़ा। हाँ, जैसे बड़ा बड़ा नहीं बोलते हैं, बड़ा ऐसे वो बोलते हैं। यस, बड़ा, यस। तो ये ड़ अलग है प्रभु उससे। ये अलग है। हाँ, ये अलग है, ये ऐसे उसका ये है नोटेशन। और ये देवनागरी है, संस्कृत है ये। संस्कृत है, लेकिन ये जो प्रभु जी अभी आपने अड़ा लिखा बड़ा वाला, वो भी संस्कृत में नहीं है ना? नहीं है प्रभु जी ऐसा। ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, वो नहीं ये संस्कृत में नहीं है, क्योंकि ये प्रादेशिक में कुछ कुछ एक सॉर्ट ऑफ अपभ्रंश या कुछ अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे संस्कृत में ये भी चीज नहीं है प्रभु जी। क्या ये, जैसे हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं कैप, तो ये अर्धचंद्र नाम की चीज नहीं है संस्कृत। हाँ, ऐसे नहीं होता है। ये है संस्कृत में, अर्ध चंद्र बिंदु है जैसे ये है, लेकिन ये नहीं है। तो उसी प्रकार से ये कुछ कुछ प्रादेशिक भाषा में ऐसी कुछ चीज दिखेगी, संस्कृत में नहीं है। यस, ठीक है, थैंक यू। ओके। एक मिनट, और कौन पूछ रहा है? यस, ऋषिकेश प्रभु। बोलिए। हाँ, यस प्रभु। ये जो अड़ा अभी अड़ा के बारे में, यस, तो जो हमने देखा कि क ख ग, तो उसको हम लोग अपन में अड़ा यस, समझ रहा हूँ। यस यस, कभी कभार उसको प्रोनाउंस में इया। हाँ प्रभु, एक्चुअली बड़े दुर्भाग्य की बात है, इसको बोलते हुए कई पाठशालाओं में हम लोगों ने मराठी आदि भाषा में इसको ळ ऐसे करके सीखा कई बार। देखिए, अभी मराठी प्रोनाउंसिएशन कैसे है अपने में, उसके ऊपर वो दूसरा विचार है। ये जो अंग है, अंग, इस अंग को मराठी में ड बोला गया है कभी, या ळ करके किसी ने सीखा होगा, तो ये एक्चुअली है अंग। और मराठी में भी संस्कृत से ही वर्णमाला आई है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो सही उच्चारण सिखाना चाहिए था, लेकिन कई बार जैसे वांग्मय शब्द है, मराठी में भी है वांग्मय। वांग्मय मतलब लिटरेचर, तो उसमें बराबर प्रोनाउंस करते हैं न करके, लेकिन जब इसके वर्णमाला में इसको दिखाते हैं तो कई बार इसको ड या ळ ऐसे करके कई टीचर्स पढ़ाते हैं, जो कि गलत है। उसी प्रकार से इसको त्र करके सिखा है बहुत लोगों ने, त्र। ये एक्चुअली है न्य, लेकिन त्र करके बोलते हैं उसको। त्र ये थोड़ी ना है, त्र तो तकार और रेफ मिलके बनता है त्र। तो ये गलत है एक्चुअली। इसका सही उच्चारण तो संस्कृत को फॉलो करते हैं ऐसे लोगों से ही अगर आप सीखे हो तो फिर उसका सही उच्चारण सीखते। तो इसलिए मराठी में क्या उसका उच्चारण होता है, क्या वो गलत है वगैरह, वो विषय छोड़ दीजिए, लेकिन मूलतः संस्कृत का उच्चारण क्या होना चाहिए ये यहाँ पे आप जानिए, और वो उसको वैसे ही बोलिए। ठीक है, ये भी देखा कभी इया उसको ट ढ ढ इया ऐसा भी कभी प्रोनाउंस करते। या, यस प्रभु, तो वो या नहीं है, वो एक्चुअली वो न्या है, न्या। न्या ऐसे, ठीक है।
तो मैं आपको आज वीडियोस अपलोड करूंगा, ये संस्कृत संस्थान के 3 वीडियोस अपलोड करूंगा मैं आज। तो उसमें से पहला वाला वीडियो वर्णमाला वाला देखिए, उसमें वो जो वर्णन वो माताजी वर्णन कर रही है, तो उससे आपको काफी हद तक प्रोनाउंसिएशन की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, यस। और कौन पूछना चाहता है? सनातन गोविंद प्रभु। हाँ, जस्ट क्विक क्वेश्चन प्रभु। वो तो फिर वो है वो जो वैदिक का, तो उसमें वो सॉरी मूर्धन्य में आ जाएगा ना? Is it like यस प्रभु, ळ मूर्धन्य है, सही है। ओके, ळ इज मूर्धन्य। थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है आज के लिए? ठीक है, तो प्रभु आज के लिए रुकते हैं हम यहाँ पर। तो मैं आज के सत्र के बाद आपको 3 वीडियोस भेज रहा हूं, तो उसको देखिए। मूल संस्कृत में है वो, लेकिन बड़े सिंपल है, पिक्टोरियल है, और उसमें उच्चारण आदि आपको समझ जाएगा। छोटे छोटे 7-8 मिनट के वीडियो है, उसको उच्चारण खास करके पहला वाला उसमें से देखिए। दूसरा भी देख सकते हो, तीसरा जो है अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो उसको देखना है तो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन उच्चारण शास्त्र जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको निजी गाइडेंस लेके उसको सुधारना चाहिए। कई बार हम लोग यहाँ वहां से सुनते हैं, लेकिन परफेक्ट संस्कृत के माध्यम से अगर सीखेंगे उसको, तो फिर वो गलत नहीं उच्चारण होगा। हमने सुना होगा पहले अपने से, ऐसे बोला जाता है, वैसे बोला जाता है, लेकिन देखिए संस्कृत जो है वो ही सबसे सही उच्चारण है। प्रादेशिक तो संस्कृत का अपभ्रंश होता है। हाँ, तो मैंने मराठी में ऐसे सीखा करके आप संस्कृत में दोष नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मराठी में जो आपने सीखा वो अपभ्रंश ही है। सारी संस्कृत भाषाओं का अपभ्रंश होके अन्य अन्य भाषाएं बनी हैं। तो जहां पे वो संस्कृत से मिलती जुलती है, उतनी हद तक वो अच्छी है, उतने हद तक वो उच्चारण सही है। लेकिन अगर संस्कृत से भटक गई है दूर, तो हो सकता है वो उच्चारण गलत हो, वो सही ना हो, इस प्रकार से। तो प्रादेशिक भाषा में आपको जैसे बोलना है बोलिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन संस्कृत में तो संस्कृत के नियमों से ही उच्चारण करना चाहिए। ये बात जो है इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कल के सत्र में मैं, कल नहीं, अगले, अभी इसके पश्चात, ओके, अगले सैटरडे, उसके सत्र में मैं आपको हलंत अजंत क्या है ये समझाऊंगा। वर्णों को, शब्दों को वर्ण विन्यास कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। और फिर अनुस्वार विसर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय भी आएगा। कैसे अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है, कैसे विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। रामः रामाह बोला जाता है कि रामाह बोला जाता है। हरिहि बोला जाता है कि हरिह बोला जाता है। कुछ लोग हरिह बोल देते हैं। तो हरिहि या हरिह या उच्चारण जो विसर्ग का है स्पेशली बहुत जरूरी है जानना, समझना, क्योंकि हम लोग श्लोकों में जब पढ़ते हैं तो विसर्ग का उच्चारण बड़ा क्रिटिकल होता है, अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें अगले 2 सत्रों में समाप्त होगी, तो ऐसे वर्ण विचार का विषय जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कुछ बेसिक होमवर्क देने वाला हूँ इस आज के सत्र के बाद में। उसको आप पूरा कीजिए, 1 हफ्ता रहेगा आपके पास पूरा ही, तो उसको अगले सत्र में सॉल्व करके लाइए। मैं उसको पूछूंगा क्लास में, बेसिक वर्णमाला आदि के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है, ऐसे। हरे कृष्णा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।